फिल्म के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बड़ी सी बिल्डिंग में जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर वो एक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है। अंदर आते ही उसे ठसक सी लगती है और वो खांसने लगता है। पूरा कमरा खाली है। लड़का आसपास देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं है। तभी लड़के को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और हम देखते हैं कि एक बच्चा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और जैसे वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है बच्चा गायब हो जाता है। तभी कमरे में अधेड़ उम्र का आदमी एंट्री करता है। लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम जंगजी बताता है। अब दोनों बैठते हैं। जंगजी इधर उधर की बातें करता है पर दूसरा आदमी सिर्फ शांति से बैठा जंगजी को देख रहा है। अब जंगजी अपनी जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकालता है और कहता है कि उसका यहाँ आने का मकसद इस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना है। क्या बूढ़ा व्यक्ति इस बारे में उसे कुछ बता सकता है? अब जंगजी उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है। वो बूढ़ा आदमी अपना नाम तो नहीं बताता लेकिन खुद को उस बिल्डिंग का केयर टेकर बताता है। केयर टेकर जंगजी से पूछता है कि आखिर उसे इस बिल्डिंग के बारे में क्यों जानना है। जंगजी बताता है कि वो एक हॉरर कॉमेडी लिखना चाहता है और उसे उसके लिए कुछ कहानियां चाहिए और तब उसने इस बिल्डिंग के बारे में सुना और उसे लगा कि शायद उसे यहाँ से कुछ कहानियां मिल जाए। अब केयर टेकर एक गहरी सांस लेता है और बताता है कि कुछ वर्ष पहले ये जगह एक अनाथ आश्रम थी पर यहाँ आग लग गई। सभी बड़े लोग तो निकल गए पर किसी ने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और उस आग में कई मासूम बच्चे जलकर मर गए। तब से यहाँ के बारे में अफवाह फैलने लगी है कि यहाँ बच्चों की आत्माएं भटकती है। यहाँ इस बिल्डिंग में रूम नंबर 504 में एक आदमी रहने आया था। वो एक लेखक था और उसे भी आवाजें सुनाई देती थी। अब हम एक व्यक्ति को फर्श पर लेटा देखते हैं जो निचले फ्लोर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा है और साथ ही हम एक अन्य व्यक्ति को भी देखते हैं जो इस फ्लैट की तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। ये व्यक्ति एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। लेखक ब्रोकर से पूछता है कि क्या नीचे के फ्लोर पर बच्चे रहते हैं। इस पर ब्रोकर मना कर देता है पर कहता है कि शायद छुट्टी में बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने आए होंगे। ब्रोकर ये भी बताता है कि वो खुद यहाँ की 7वीं मंजिल पर रहता है और वो कह सकता है कि ये बिल्डिंग ये फ्लोर रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। अगले सीन में लेखक अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो लैपटॉप बंद कर देता है और शराब पीने के लिए उठ जाता है। शराब का एक जाम बनाते समय लेखक जमीन पर कंपन और चलने की आवाजें सुनता है। लेखक कुछ सोचकर रह जाता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन लेखक की वाइफ का है। वाइफ लेखक से झगड़ा करती है कि लेखक वाइफ और छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर चला गया। इस पर लेखक बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस किताब लिखने के लिए शांति चाहिए तो उसने एक रूम कुछ दिनों के लिए रेंट पर ले लिया है और जैसी बुक पूरी हो जाएगी वो वापस आ जाएगा। बीबी इतना सुनते ही फोन काट देती है। इस बातचीत के दौरान जब लेखक टेबल से दूर होता है तो लेखक का लैपटॉप अपने आप खुल जाता है। फोन काटने के बाद जब लेखक पीछे दोबारा अपने टेबल पर बैठता है तो लैपटॉप खुला पाकर हैरान हो जाता है और लैपटॉप वापस बंद कर देता है। अगले सीन में लेखक एक मेडिकल की दुकान में है और सिर दर्द की गोली मांग रहा है। तभी एक अन्य लड़का भी वहाँ आता है और एक दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद लेखक भी चला जाता है। लेखक वापस अपने कमरे में आता है और लैपटॉप खोलकर फ्रिज से पीने का पानी निकालने लगता है और जब वो वापस आता है तो लैपटॉप को बंद पाता है। वो कुछ समझ ही पाता कि उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज चौंका देती है। लेखक आवाज के पीछे जाता है और एक गलियारे में आकर रुक जाता है। ये तभी उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है। लेखक उस तरफ बढ़ता है और देखता है कि कमरे में एक जूता पड़ा है। लेखक उस जूते को उठाता है। वो एक बच्चे का जूता है जिस पर एक नंबर 102 लिखा था। लेखक जूते को देख ही रहा होता है कि अचानक छत से उसका लैपटॉप गिरता है। लेखक कर देखता है कि तभी एक पल के लिए एक बच्चा वहां से भागता हुआ निकलता है। लेखक बच्चे का पीछा करता है पर वो बच्चा गायब हो जाता है। अब पूरे गलियारे में बच्चे की हंसी गूंज रही है। लेखक केयर टेकर के साथ सीसीटीवी कैमरा में गलियारे की फुटेज देख रहा है ताकि बच्चों को पकड़ सके। अब पूरी फुटेज में कुछ भी नहीं है। लेखक हैरान है कि कोई भी बच्चा सीसीटीवी में नहीं है और वो केयर टेकर से लड़ने लगता है कि बिल्डिंग के बच्चों ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया और सीसीटीवी की फुटेज खाली है जबकि उसने खुद अपनी आंखों से बच्चे को बाहर निकलते हुए देखा था। इस पर केयर टेकर कहता है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है लेखक के नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी परिवार नहीं है जिसमें बच्चे हों, पर लेखक मानने को तैयारी नहीं है बल्कि कहता है कि लेखक को रात दिन उसके फ्लोर में आवाजें आती रहती है, जैसे नीचे से कोई उसका फ्लोर ठोक रहा हो। अब लेखक नीचे के फ्लोर पर उन बच्चों के परिवार से मिलने जाता है पर दरवाजा बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आता। लेखक खिड़की से झांकता है तो जमीन पर बच्चों के जूते देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि इस फ्लोर पर बच्चे ही हैं तो दिन रात उसे परेशान कर रहे हैं। लेखक साइड में एक लकड़ी की अलमीरा देखता है। उसे खोलने पर उसमें बच्चों के जूते मिलते हैं जिसमें से एक जूता उसी जोड़ी का था जो उसे अपने कमरे में मिला था। लेखक एक बार फिर दरवाजा पीटने लगता है
पर कोई जवाब नहीं आता। अब लेखक एक पन्नी में अलमीरा से जूते निकाल कर डालने लगता है और जूतों को उठाकर कचरे में फेंक देता है। अब रात है, लेखक सो रहा है। उसे कमरे में दरवाजे के नॉक को हिलाने की आवाजें आ रही हैं। लेखक जाकर देखता है पर अंधेरे के अलावा पूरे घर में कुछ और नहीं है। लेखक उस कमरे में भी देखता है जहाँ उसे जूता मिला था, पर इस बार वहाँ कोई भी नहीं है। और लेखक जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है उसे वहाँ जूतों का ढेर दिखता है जिसे उसने कचरे में फेंक दिया था। लेखक अब परेशान है कि तभी उसे दरवाजे पे खटखट सुनाई देती है। लेखक डरते हुए दरवाजे के छेद से बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर 3 बच्चे खड़े हैं जो अचानक छत की तरफ इशारा करने लगते हैं और फिर एक बच्चा अचानक लेखक के सामने आ खड़ा होता है। उसका चेहरा जला हुआ है और लेखक डर कर पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हटते लेखक बच्चों के जूतों पर गिरता है और जूते अभी तक पन्नी में बंद थे, अब वो पूरे फर्श पे फैले हुए हैं। लेखक बच्चे के हंसने की आवाज सुनता है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो छत पर उल्टे लटके हुए बच्चे देखता है जिनमें सभी के चेहरे झुलसे हुए हैं और अचानक सभी बच्चे मुंह खोलकर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अगले सीन में जंगजी अपनी सहेली के साथ है। सहेली बताती है कि वो लेखक जिसके बारे में जंगजी बता रहा है पिछले 2 साल से गायब है। उसकी बीवी और बच्चे आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में जंगजी केयरटेकर से बात कर रहा है। केयरटेकर जंगजी से उसके बारे में कुछ सवाल करता है, जैसे कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, पर जंगजी शर्मा जाता है, इस बारे में बात नहीं करता। अब केयरटेकर एक महिला की कहानी सुनाता है। केयरटेकर बताता है कि वो महिला बेहद सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पर वो एक गलती कर बैठी। वो एक बुरे आदमी को प्यार करने लगी थी। अब हम रूम नंबर 907 को देखते हैं। इसमें एक लड़की रहती है। रूम में एफएम पर न्यूज चल रही है और न्यूज में एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है जिसने अपनी पत्नी को मार दिया है और भाग गया है। वहीं दूसरी खबर में एक और आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी और माँ को मार दिया है और फिर खुद को भी सुसाइड कर लिया है। तब महिला को एक फोन आता है। महिला फोन स्पीकर पर डालती है। ये फोन महिला की माँ का है। माँ लड़की से पूछती है कि क्या वो किसी आदमी को डेट कर रही है, अगर कर रही है तो अभी रोक दे, आजकल मर्दों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। इस पर लड़की बोलती है कि आपने पापा जैसे गलत आदमी को चुना तो उसमें मेरी क्या गलती है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते और आप तो खुद एक जवान लड़के को डेट कर रही हैं और मुझे ज्ञान दे रही हैं कि डेट ना करें। इस पर माँ बताती कि वो सिर्फ एक टाइम पास है और कुछ भी सीरियस नहीं है, पर बेटी ज्यादा बात नहीं करती और फोन काट देती है। अचानक रेडियो पर फिर से उसी आदमी की न्यूज चलने लगती है जिसने माँ, पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया था। अब महिला एक तस्वीर की तरफ देखती है जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड है। अब महिला अपने काम पर है। एक मेडिसिन की दुकान है। तभी वहाँ लेखक आता है और सिर दर्द की दवाई मांगता है। तभी वहाँ लड़का भी आ जाता है और हम समझ पाते हैं कि लेखक, वो महिला और उस लड़के की कहानी एक साथ चल रही है। अब लेखक और लड़का चले जाते हैं कि तभी महिला के पीछे से उसकी कलीग आती है। महिला उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है। महिला कलीग से पूछती है कि तुम तो आज छुट्टी पर थी ना, फिर आज यहाँ कैसे? इस पर कलीग बोलती है कि घर पर रहती तो उसका बच्चा उसे परेशान नहीं करता, इसलिए वो यहाँ आ गई। तब महिला कलीग से शादीशुदा लाइफ के बारे में पूछती है। तब कलीग कहती है कि वो जानती है कि महिला एक मैरिड आदमी को डेट कर रही है। कलीग उसे चेताती है कि मैरिड आदमी से प्यार करना कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे परिवार बर्बाद ही होते हैं, कोई कभी खुश नहीं रहता। पर महिला को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। तभी महिला को फोन आता है। ये उसी मैरिड आदमी का फोन था जिससे महिला प्यार करती है। वो आदमी बताता है कि वो आज रात महिला के साथ रहने आ रहा है। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता है और फोन कट जाता है कि तभी महिला की कलीग गेट से अंदर घुसती है। वो अपने बेटे से बात कर रही है। महिला ये देख के हैरान रह जाती है कि कलीग अभी तो अंदर ही, तो फिर वो बाहर से कैसे आ सकती है। अगले सीन में मैरिड मैन यानी वो महिला का बॉयफ्रेंड महिला के घर आता है। वो थोड़ा परेशान दिख रहा है। बॉयफ्रेंड सोफे पर बैठ जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में सब मालूम पड़ गया है। इस पर महिला काफी खुश होती है और कहती कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसे मालूम पड़ गया, अब उसे तलाक दे दो और हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस पर मैरिड मैन नाराज हो जाता है और खड़ा हो जाता है। कहता है कि कुछ दिन के लिए महिला के साथ ही रहेगा, पर ये बात किसी को ना बताए। इस पर महिला खुश हो जाती है और कहती है कि कुछ दिन ही क्यों, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगले सीन में महिला मैरिड मैन के साथ सो रही है कि तभी किसी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो उठती है तो उसके सामने का दरवाजा खुल जाता है। महिला रूम से बाहर आती है। बाथरूम में लाइट जल रही है और रेडियो की आवाज आ रही है। महिला बाथरूम की तरफ देखती है तो वहाँ उसे एक परछाई दिखाई देती है। महिला डर जाती है। महिला धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो परछाई गायब हो जाती है। वहाँ सिर्फ रेडियो और पानी के बहने की आवाज आ रही है। अगली सुबह महिला दुकान पर है।
कि तभी वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं और मैरिड मैन के बारे में पूछने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में महिला अपनी बिल्डिंग में है और अपने फ्लैट की तरफ जा रही है और बैकग्राउंड में हम पुलिस वालों की आवाज सुनते हैं जो बता रहे हैं कि मैरिड मैन एक वांटेड है, उसने अपनी पत्नी, बेटी और माँ को मार दिया है। महिला घर पहुंचती है, अपने बॉयफ्रेंड मैरिड मैन को आवाज लगाती है और देखती कि उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में है। महिला फर्श पर बॉयफ्रेंड के खून से सने कपड़े देखती है और समझ जाती है कि पुलिस वालों की बात सच है और रेडियो पर जिस क्रिमिनल की बात हो रही थी वो यही मैरिड मैन है। पर महिला कपड़े उठाती है और एक थैली में पैक करने लगती है। इधर बाथरूम में से बॉयफ्रेंड आवाज लगाता है, किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? अब महिला कपड़ों को एक बड़े बैग में डालने लगती है और साथ ही अपने कपड़े पैक करने लगती है। तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। साथ ही बाथरूम से लगातार आवाज आ रही है कि किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? महिला गुस्से में चिल्लाती है, हाँ मैंने सुन लिया, अब तुम जल्दी बाहर आओ। कि तभी रेडियो की आवाज शुरू हो जाती है और महिला देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड शावर में नाच रहा है और अचानक रुक कर महिला को देखने लगता है और बोलता है, किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? अब महिला डर जाती है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजे पे उसका बॉयफ्रेंड है पर अंदर बाथरूम से लगातार उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आ रही है कि किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? महिला दरवाजा खोलती है और बॉयफ्रेंड को अंदर फ्लैट में ले आती है और बाथरूम की तरफ इशारा करती है। बाथरूम में अभी भी परछाई नाच रही है और तभी वो आवाज फिर से आती है, किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? दोनों चौंक जाते हैं। बॉयफ्रेंड एक हथौड़ा लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ रहा है। उसकी सांसें गहरी हैं, लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड बाथरूम का दरवाजा खोलता है और कहता है, तुमने बताया तो नहीं था ना कि मैं यहाँ शावर ले रहा हूँ। और तभी वो परछाई और बॉयफ्रेंड दोनों महिला की तरफ देखने लगते हैं। महिला डर जाती है। पूरा घर खून के धब्बों से भर गया है। महिला देखती है कि बॉयफ्रेंड पूरा खून से सना हुआ है। उसके एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे में एक महिला का सिर है। महिला रोने लगती है कि तभी उसके पीछे के कमरे से एक धुंधली सी परछाई बाहर झांकने लगती है और अगले सीन में जंगजी एक रूम में पहुंचता है। पूरा कमरा अखबार और टेप मारकर पैक कर रखा है। जंगजी वहां एक टेबल के नीचे एक आदमी को देखता है जो काफी डरा हुआ है और वो आदमी मुड़कर जंगजी की तरफ देखता है। ये वही ब्रोकर था जो लेखक को कमरा दिखा रहा था। अब हम एक ऑफिस को देखते हैं। ये रूम नंबर 708 की कहानी है। ऑफिस में वही ब्रोकर बैठा है। उसका एक साथी काम करते हुए बताता है कि ब्रोकर ने पिछले दिनों जितनी भी डील करवाई है, क्लाइंट को उनमें अब प्रॉब्लम आ रही है और वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। ब्रोकर को इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। इस पर ब्रोकर कहता है कि हमारा काम मार्केटिंग करना है। प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है ये देखना क्लाइंट और प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉब्लम है। हम अपने हाथ गंदे नहीं करते, हम बस हर प्रॉपर्टी को बेहतरीन बताते हैं और सेल कर देते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि ब्रोकर नेट पे ब्रेसलेट ढूंढ रहा है। अब अपना ज्ञान देकर ब्रोकर वहाँ से निकल जाता है। अब ब्रोकर अपने घर पर है और खाना खा रहा है और साथ ही अपनी पत्नी से बात कर रहा है। तो अपनी पत्नी से उस लेखक के बारे में बात करता है जिसको ब्रोकर ने हाल में ही फ्लैट किराए पर दिलवाया था। हम देखते हैं कि ब्रोकर की पत्नी एक असली महिला नहीं बल्कि एक डॉल है। ब्रोकर ब्रेसलेट निकाल कर डॉल को दिखाता है और प्यार से डॉल के हाथ पर बांध देता है। इसी दौरान डॉल का सिर पीछे की तरफ गिर जाता है। ब्रोकर सिर को ठीक करता है और फिर से अपनी पत्नी से बात शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि टेबल पर एक पर्स रखा है और ब्रोकर अपने डॉल के साथ बिस्तर पर सो रहा है। तभी पानी की आवाज के चलते ब्रोकर की नींद खुल जाती है। ब्रोकर उठता है तो देखते हैं कि आवाज किचन से आ रही है। ब्रोकर किचन में देखता है तो पाता है कि सिंक का पानी जाम हो रखा है। ब्रोकर हाथ डालकर सिंक खोलने की कोशिश करता है पर उसकी उंगली कट जाती है। अब ब्रोकर फिर से दूसरा हाथ डालता है। इस बार सिंक में उसे पर्स का पट्टा मिलता है। ब्रोकर उसे देख के सोच में पड़ जाता है क्योंकि इस फ्लैट में उसके अलावा कोई नहीं है जो चल फिर सके। ये पट्टा यहाँ कैसे आ गया? तब ब्रोकर टेबल पे देखता है पर्स वहाँ नहीं है। अगले दिन प्लम्बर सिंक को ठीक कर रहा है। प्लम्बर बताता है कि उसका सिंक लड़कियों के बालों की वजह से जाम हो गया है। ब्रोकर भी बालों को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि लड़की के नाम पर यहाँ सिर्फ एक डॉल है तो बाल सिंक में कैसे? प्लम्बर बताता है कि पाइप पूरा जाम हो गया है, अगर ढंग से काम करवाना है तो काफी खर्चा आएगा। पर ब्रोकर कहता है कि मेरे घर में कोई महिला है ही नहीं तो बाल से जाम कैसे हो सकता है? तब प्लम्बर बताता है कि शायद पुराने किराएदार में कोई महिला हो, उसके बालों की वजह से जाम हो गया हो। ब्रोकर अपने ऑफिस में है और अपने फ्लैट की हिस्ट्री चेक कर रहा है कि उससे पहले वहाँ कौन रहता था ताकि रिपेयरिंग का पैसा उससे ले सके। ब्रोकर को पुराने किराएदार का फोन नंबर मिल जाता है। ब्रोकर उसे फोन लगाता है और फोन पर उसे सिर्फ पानी के बहने की आवाज और सिंक की आवाज आती है। अब ब्रोकर घर पर है
और सिंह बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। ब्रोकर को एक फोन आता है। फोन डोल बनाने वाली कंपनी का है। क्योंकि डोल का सिर बार बार गिर रहा था तो ब्रोकर उसे रिपेयरिंग के लिए भेज रहा है। ब्रोकर बताता है कि उसने डोल को पैक कर दिया है, अब वो लोग आए और उसे ले जाएं। ब्रोकर को अचानक फिर से सिंक से आवाज आती है। ब्रोकर जाके चेक करता है तो इस बार पानी वापस सिंक में लौट रहा है। ब्रोकर प्लम्बर को घटिया काम करने के लिए कोसता है तो उसे फोन करने के लिए फोन ढूंढता है। फोन बिस्तर पर है पर बिस्तर से डॉल गायब है। ये देखकर ब्रोकर परेशान होता है और जैसे ब्रोकर फोन उठाता है सिंक में से पानी की आवाज आती है। ब्रोकर पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि सिंक के नल पर एक हाथ है। ये हाथ देखकर ब्रोकर डर जाता है। ब्रोकर महसूस करता है कि उसने किसी चीज पे पैर रख दिया है। ब्रोकर जैसे नीचे देखता है उसे वहीं ब्रेसलेट दिखता है, डॉल के लिए वो लाया था। सिंक से फिर से आवाज आती है और अब ब्रोकर ऑफिस में है और उसका कलीग बताता है कि उसे पता चला है कि ब्रोकर जिस बिल्डिंग में रहता है और दूसरों को फ्लैट दिलवाता है वहाँ एक शैतान की पूजा करने वालों का चर्च था। तो अक्सर बच्चों की बलि दिया करते थे और उनका यकीन था कि उनका मरा हुआ लीडर जिंदा होकर वापस आएगा। इस पर ब्रोकर झल्ला पड़ता है, पूछता है कि इन बातों को करने का क्या मतलब है। इस पर कलीग बोलता है कि ब्रोकर भी इन बातों को जानता था ना, फिर भी उसने क्लाइंट से बात छिपाई। इस पर ब्रोकर चुप हो जाता है। ब्रोकर अपने घर में है। डॉल से बात करते हुए कहता है कि बिजनेस में कुछ झूठ बोले जाते हैं पर मैंने तो कोई झूठ भी नहीं बोला, मैंने बस सच छिपाया है। और डॉल उसे सिर्फ देख रही है। अब ब्रोकर डॉल से भी लड़ने लगता है कि तभी ब्रोकर को सिंक में से आवाज आती है कि तभी ब्रोकर भी देखता है कि डॉल का सिर भी सिंक की तरफ मुड़ गया है। ब्रोकर अब डर चुका है। अब ब्रोकर सिंक की तरफ देखता है। सिंक में उसे कुछ दिखता है। ब्रोकर डरते हुए सिंक की तरफ जाता है। वो देखता है कि सिंक में डॉल का सर पैक किया हुआ पड़ा हुआ है कि तभी डॉल भी खुद गिर जाती है। ब्रोकर जाता है। जैसे ब्रोकर सिंक की तरफ देखता है थैली में लिपटी डॉल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ब्रोकर डर से गिर जाता है। वो डॉल अचानक ब्रोकर की तरफ देखती है और डरा हुआ ब्रोकर फौरन क्लोजेट की तरफ भागता है और खुद को क्लोजेट में बंद कर लेता है। और अब बाहर डॉल के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रोकर डर से कांप रहा है। अचानक क्लोजेट की लाइट चली जाती है और ब्रोकर लाइटर से क्लोजेट में रोशनी करता है। फिर ब्रोकर का पैर डॉल की पैकिंग करने वाली थैली पर पड़ता है। ब्रोकर अब डर से कांप रहा है और उसके पीछे वही डॉल एक क्रीपी स्माइल के साथ आकर खड़ी हो जाती है। और अब ब्रोकर और जंगजी साथ बैठे हैं। ब्रोकर बताता है कि मैं उस चर्च की वजह से श्रापित हो गया हूँ और ये श्राप अब दूसरों में भी फैल जाएगा। ब्रोकर बताता है कि वो तो बस उस बिल्डिंग की मार्केटिंग कर रहा था। और इतना बोलते ही ब्रोकर अपने हाथ बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ काटे जा चुके हैं। जंगजी भी ये देख के भौचक्का रह जाता है और ब्रोकर बार बार बस यही कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब जंगजी एक पब्लिशर से मिलता है जो जंगजी की बनाई हुई हॉरर कॉमिक को देखकर काफी खुश भी है और वो जंगजी की कॉमिक छापने के लिए तैयार भी है, पर उसे और भी कहानियों की दरकार है। तो जंगजी को और कहानियां लाने को बोलता है। अब जंगजी अपना बैग पैक कर रहा है। उसकी सहेली उसे कहती कि आज जंगजी का बर्थडे है और उसे आज रुक जाना चाहिए और उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। और जंगजी सहेली की बात इग्नोर कर देता है और चला जाता है। अब जंगजी केयर टेकर से मिलता है और उसे और भी कहानियां बताने के लिए कहता है। पहले तो केयर टेकर मना करता है और कहता है कि जो भी कहानियां थी वो जंगजी को पहले ही बता चुका है। पर जंगजी केयरटेकर से बहुत रिक्वेस्ट करता है। इस पर केयरटेकर उसे एक स्टूडेंट की कहानी बताता है। केयरटेकर बताता है कि एक जवान लड़का था जो विदेश से लौटा था और उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है, ना नौकरी ना ठिकाना। तो अपने बचपन के दोस्त के पास आ गया जो इसी बिल्डिंग में रहता था। ये कहानी रूम नंबर 604 की है। अब हम देखते हैं कि लड़का दोस्त के घर पे आता है। लड़का दोस्त को आवाज लगा रहा है पर शायद घर में कोई नहीं है। पूरे घर में सीलन की वजह से काई लगी हुई है। तभी लड़के का दोस्त बाहर आता है। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब लड़का और दोस्त दोनों टेबल पे हैं। दोस्त लड़के के लिए टेबल पे खाना लगा रहा है। लड़का दोस्त को बोलता है तुम्हारा घर बहुत गंदा है, क्या तुम कभी घर साफ नहीं करते क्या? पर दोस्त कोई जवाब नहीं देता। अब दोनों बातें कर रहे हैं। तब लड़का देखता है कि उसके दोस्त के सारे चेहरे पे फुंसियां हो रखी हैं। उन फुंसियों के बारे में लड़का पूछता है पर दोस्त कहता है कि इस सीजन में उसे अक्सर ऐसा होता रहता है। अब लड़का बोलता है कि वो सिर्फ 2 हफ्ते यहाँ रुकेगा और जैसे जुगाड़ बन जाएगा वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इस पर दोस्त कहता है कि लड़का चाहे कितने दिन यहाँ रह सकता है। दोस्त के पेरेंट्स ने इसकी इजाजत दे दी है। अब दोनों खाना शुरू करते हैं। लड़का देखता है कि पूरा खाना सड़ा हुआ है, सब पर फंगस लगी हुई है, पर दोस्त खाना बड़े ही आराम से खाया जा रहा है। अब दोनों बिस्तर पे हैं। लड़का अपने किसी और दोस्त को मैसेज करके उसके यहाँ आने की बात करता है पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब दोस्त बोलता है कि उसे खुशी है कि लड़का विदेश से पढ़कर सीधा उसके घर आया।
पर लड़का बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर ये घर काफी गंदा है, तुम कहो तो मैं ये घर साफ कर दूं। इस पर दोस्त लड़के को घूरने लगता है और फिर करवट बदल कर सो जाता है। अगली सुबह दोस्त लड़के को बोलता है कि वो बाहर जा रहा है और दोपहर में ही लौटेगा, तब तक वो फ्रिज में रखा हुआ ब्रेकफास्ट खा ले। अब लड़का फ्रिज से स्नैक और मिल्क निकालता है, पर मिल्क पूरी तरह से सड़ चुका है। लड़का फ्रिज खोलता है तो पूरे फ्रिज में हर चीज सड़ी हुई पड़ी है और इस सड़ी हुई बदबू से लड़के को चक्कर आने लगता है। अब लड़का सब तरफ देखता है और हर तरफ सिर्फ सड़न दिख रही है। अब स्टूडेंट मेडिकल शॉप पर जाता है जहाँ महिला और लेखक दोनों हैं और वो घर सफाई की दवाई लेकर चला आता है। अब लड़का दोस्त के घर की सफाई करने लगता है, दीवारों को रगड़ रगड़ के साफ करता है। अब उसे एक कमरा दिखता है, कमरे के अंदर सड़न की बदबू बहुत तेज है, पूरे कमरे में फंगस लगी हुई है और सामने है दोस्त और उसकी फैमिली की तस्वीर जो पूरी तरह से फंगस से घिरी हुई है और लड़का उस तस्वीर को देख रहा है। अगले सीन में दोस्त घर में आता है, लड़का इसका स्वागत करता है। दोस्त देखता है कि लड़के ने पूरा घर साफ कर दिया है, सब फंगस हटा दी है। इस बात से दोस्त बहुत नाराज हो जाता है और स्टूडेंट पर ही गुस्से से झपट पड़ता है। लड़का उसे खुद से दूर करता है और दोस्त रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब लड़का अपने कपड़े पैक कर रहा है और वो अपने उस दोस्त को फोन करता है जिसे वो पहले मैसेज कर रहा था और उसके पास आने की रिक्वेस्ट करता है और अब वो दोस्त मान जाता है। और जैसे ही दोस्त उसे अपना एड्रेस देने वाला होता है, फोन से अजीब अजीब आवाज आने लगती है और फोन कट जाता है। अब स्टूडेंट देखता है कि फर्श पर काई जम गई है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और उसे छूकर देखता है कि तभी काई गायब हो जाती है। अब स्टूडेंट काफी डर जाता है कि तभी पीछे के कमरे का दरवाजा खुलता है। स्टूडेंट उस कमरे में जाता है, पूरा कमरा काई और फंगस से भरा है। ये देखकर स्टूडेंट हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने ये कमरा साफ किया था कि तभी उसे दोस्त की आवाज आती है। दोस्त उससे माफी मांगता है कि वो उस पर चिल्लाया था, पर वो कहता है कि दोस्त के माँ बाप भी स्टूडेंट से बहुत नाराज हैं, पर मैंने उन्हें समझा दिया है और वो चाहते हैं कि अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहो। अब दोस्त अपने चेहरे से हाथ हटाता है, उसका पूरा चेहरा फुंसियों से भरा है, चेहरे से पस निकल रही है। ये देखकर स्टूडेंट बहुत डर जाता है। अब दोस्त करहाने लगता है और तभी दीवार से हाथ निकलते हैं और स्टूडेंट को अपने अंदर खींचने लगते हैं और दोस्त पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। और अब जंगजी केयरटेकर से बात कर रहा है और उससे पूछता है कि ये सब हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। तब केयरटेकर उसे एक फ्लैट के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ शायद तुम्हें वजह मालूम पड़ जाए। और केयरटेकर जंगजी को 1504 रूम की चाबी दे देता है। इधर जंगजी की सहेली अकेले ही जंगजी के बर्थडे का केक खा रही है। तब वो अचानक जंगजी की रिकॉर्ड की हुई कैसेट सुनने लगती है। कैसेट सुनते हुए सहेली नोटिस करती है कि कैसेट में सिर्फ जंगजी की आवाज है, केयरटेकर की कोई आवाज है ही नहीं। तो जंगजी आखिर बात किससे कर रहा है। इधर जंगजी 1504 में जाने के लिए तैयार है। वो एक लिफ्ट में चढ़ता है। लिफ्ट में एक आदमी पहले से ही है। वो आदमी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तभी वो आदमी एक क्रीपी सी आवाज में हेलो बोलता है। जंगजी से थोड़ा डर जाता है। जंगजी पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी जंगजी की तरफ देखकर हंस रहा है और लिफ्ट 9th फ्लोर पर है और वो आदमी ठीक वैसे ही खड़ा है। जंगजी डरा हुआ है और अब लिफ्ट भी 9th फ्लोर पर ही रुक गई है। जंगजी डर की वजह से लगातार ओपन का बटन दबा रहा है पर लिफ्ट नहीं खुल रही। अब वो आदमी जंगजी की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और जैसे वो उसे छूने वाला होता है लिफ्ट खुल जाती है और जंगजी बाहर आ जाता है। जंगजी पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी हंस रहा है और ऐसे खड़ा है मानो जम गया हो और लिफ्ट बंद हो जाती है। अब जंगजी आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि वो लिफ्ट वाला आदमी कॉरिडोर में ही खड़ा है। जंगजी कुछ समझता वो आदमी जंगजी की तरफ दौड़ने लगता है। जंगजी भी डर की वजह से दौड़ता है। जंगजी गिरता पड़ता भाग रहा है और उसके पीछे भाग रहा है वो आदमी। आखिर में जंगजी एक अलमारी में जाकर छिप जाता है। जंगजी देखता है कि वो आदमी अलमीरा के आसपास ही है और अचानक वो आदमी जंगजी के सामने खड़ा हो जाता है और हंसते हंसते रोने लगता है और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और अचानक वो गायब हो जाता है। जंगजी अलमारी से बाहर निकलता है। इधर जंगजी की सहेली जंगजी को चेताने के लिए स्कूटी से निकल पड़ी है। अब जंगजी 1504 रूम के सामने खड़ा है। जंगजी रूम में एंटर करता है। पूरे रूम मंत्रों से पटा पड़ा है। दीवारों पे छतों से सिर्फ मंत्र ही मंत्र लटके पड़े हैं। वहाँ है एक बंद दरवाजा। जंगजी नीचे देखता है, वहाँ उसे कैसेट मिलती है। जंगजी उस कैसेट को टैप रिकॉर्डर पर लाकर सुनता है। कैसेट में से केयरटेकर की आवाज आती है। केयरटेकर बोलते हैं कि अगर जंगजी इस टेप को सुन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सच जानने का हकदार बन गया है। केयरटेकर आगे बताता है कि असल में वो कोई केयरटेकर नहीं है बल्कि जंगजी की तरह वो भी यहाँ आया था, पर उसका मकसद
सच जानना नहीं था। अब हम एक कार में केयरटेकर और लिफ्ट वाले आदमी को देखते हैं। यह हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों चोर हैं और वो दोनों इस बिल्डिंग में चोरी के लिए आए थे और उन्होंने चोरी के लिए रूम चुना था, रूम नंबर 1504। ये वही कमरा है जिसमें अभी जंगजी खड़ा है। लिफ्ट वाला आदमी इस बिल्डिंग में चोरी करने को लेकर थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि ये बिल्डिंग श्रापित है। अब दोनों रूम नंबर 1504 के बाहर खड़े हैं। लिफ्ट वाले आदमी को कोई आवाज सुनाई देती है। वो काफी डर जाता है और चोरी की योजना को टालने की बात करता है। इस पर केयरटेकर यानी दूसरा चोर कहता है कि हम चोरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें कोई अय्याशी करनी है, बल्कि हमें जरूरत है इसलिए कर रहे हैं। और श्रापित वाली बात सिर्फ पैसों को बचाने के लिए गढ़ी गई है। अब लिफ्ट वाला आदमी सब सुनकर दरवाजा खोल देता है और दोनों अंदर आ जाते हैं और पूरा कमरा मंत्रों से पटा पड़ा है। लिफ्ट वाले आदमी को वही दरवाजा दिखता है और वो उसके करीब जाता है तो दरवाजे से कुछ टपकता हुआ देखता है और जब वो उसे हाथ में लेता है तो वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जैसे कि पस। तभी लिफ्ट वाला आदमी दरवाजे से बाहर बाल निकलते हुए देखता है जिससे वो काफी डर जाता है और अब डर की वजह से वो काफी तेज कांप रहा है कि तभी केयरटेकर वहाँ जाता है। लिफ्ट वाला आदमी केयरटेकर को दरवाजा दिखाता है पर केयरटेकर को वहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिखता बल्कि एक की होल दिखता है और केयरटेकर चाबी ढूंढने दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ दोनों को एक मंत्र से बंधा हुआ कपड़ा दिखाई देता है। उस कपड़े को उठाने पर उन्हें मिलती है एक आधी सड़ चुकी लाश। इसे देखकर लिफ्ट वाला आदमी तो काफी डर जाता है पर केयरटेकर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केयरटेकर बताता है कि जरूर उन लोगों के लीडर का शरीर होगा। उन्हें यकीन था कि उनका लीडर एक दिन जिंदा हो जाएगा। केयरटेकर देखता है कि लाश के पैरों में पायल पड़ी है। अब केयरटेकर लाश के मुंह में उंगली डालता है और जबड़े को तोड़कर चाबी निकाल लेता है। ये चाबी केयरटेकर दरवाजे के कीहोल में लगाता है और दरवाजा खोल देता है पर वहाँ होता है सिर्फ अंधेरा। केयरटेकर कुछ समझ ही नहीं पाता। तब केयरटेकर हाथ अंदर बढ़ाता है और अंधेरे कमरे से नोट बाहर निकाल लेता है। नोट देखकर केयरटेकर काफी खुश होता है और पूरा बैग पैसों से भरने लगता है। अब दूसरे आदमी को पायल की आवाज आती है। वो लाश की तरफ देखता है। इधर केयरटेकर पैसा भरने में लगा है कि तभी लिफ्ट वाला आदमी एक बार फिर केयरटेकर की तरफ देखता है पर अब वो वहाँ नहीं है। वहाँ है सिर्फ पैसों से भरा बैग। लिफ्ट वाला आदमी केयरटेकर को आवाज लगाता है पर अब वहाँ से कोई आवाज नहीं आती। अब पहले से डरा लिफ्ट वाला आदमी अब और डर जाता है। वो पहले तो भागने की सोचता है फिर मुड़कर बैग की तरफ देखता है और बैग उठा लेता है। अब उसे एक बार फिर पायल की आवाज आती है। वो देखता है दूर कमरे में दो पैर जिनमें पायल बंधी है यानी लाश अब खड़ी हो गई है। लाश एक बार फिर पायल चमकाती है। इससे लिफ्ट वाला आदमी बेहद ही डर जाता है और बैग लेकर भागता है पर अब दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब उसे छत पर कदमों के चलने की आवाज आने लगती है और जब वो नीचे देखता है तो उसके सामने खड़ी थी लीडर की लाश जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और तभी दरवाजा खुल जाता है। अब वो गिरते पड़ते तेजी से भागते हुए बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है और कार में जाकर बैठ जाता है पर उसके पास कार की चाबी नहीं है। वो चाबी ढूंढने लगता है कि तभी उसे पायल की आवाज आती है और फिर अचानक केयरटेकर पहुंच जाता है। केयरटेकर गाड़ी में बैठता है। वो बिल्कुल ही शांत है। दूसरा आदमी केयरटेकर से कार की चाबी मांगता है पर केयरटेकर बोलता है कि उसने उसको देखा है, अलमारी के अंदर उसने देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। अब दूसरे आदमी को पायल की आवाज सुनाई देती है और वो केयरटेकर की टांगों की तरफ देखता है। वो टांगे अब लाश की टांगे बन गई हैं। अब ऊपर देखने पर केयरटेकर की जगह है लीडर की लाश और वो लाश दूसरे आदमी पर झपट्टा मार देती है और अब टेप रिकॉर्डर से केयरटेकर की आवाज आती है और पूछती है कि क्या तुम भी जानना चाहोगे कि मैंने अलमारी में क्या देखा। और तभी अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंदर से आवाजें आ रही हैं कि तभी जंगजी के पीछे लीडर की लाश आ खड़ी होती है और जंगजी डर के मारे अलमारी में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब दरवाजा नहीं खुल रहा। जंगजी दरवाजे से देखता है कि केयरटेकर वहाँ खड़ा है और केयरटेकर कहता है कि अब तुम मेरी तरह जियोगे और मैं तुम्हारी तरह जीऊंगा। जंगजी दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा है कि अचानक केयरटेकर जंगजी का रूप ले लेता है। जंगजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और केयरटेकर वहाँ से चला जाता है और जंगजी के चिल्लाने की आवाजें उस बंद अलमारी के पीछे ही दबी रह जाती है। इधर जंगजी की सहेली केयरटेकर के ऑफिस में पहुँचती है और उसे भी एहसास होता है कि वहाँ कोई और खड़ा है पर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये ठीक वैसा ही एहसास था जैसा कि जंगजी के साथ हुआ था। तभी जंगजी का रूप लिया केयरटेकर भी बाहर आ जाता है। जंगजी की सहेली उसे ही असली जंगजी समझती है। ये देखकर केयरटेकर मुस्कुराता है और उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।